नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं जानकारी लेकर आया हूं आपके लिए आपके उपभोक्ता कानूनों को लेकर। जी हां, आप, मैं और हमारे आसपास के सभी लोग उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, कंज्यूमर या कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं। जब भी हम कोई प्रतिफल देकर कोई वस्तु या सेवाएं लेते हैं और जब वह वस्तु या सेवाएं हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है तो हमें धोखे या नुकसान का सामना करना पड़ता है। तब ऐसी स्थिति में हमारे सामने अगला प्रश्न उत्पन्न होता है कि अब हम क्या इस संबंध में कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा अगला स्टेप होता है उपभोक्ता कोर्ट में जाने का, उपभोक्ता कानून का संरक्षण प्राप्त करने का। उपभोक्ता कानून में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं और किन्हें उपभोक्ता की श्रेणी से बाहर रखा गया है, तथा साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि जब भी आपके साथ में कोई धोखा होता है या कोई भी वस्तु आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो इस संबंध में आप अपनी पीड़ा कब और कैसे तथा कितने समय में उपभोक्ता कोर्ट के सामने रख सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा हो सके, आपके नुकसान की भरपाई हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके उपभोक्ता कानूनों के बारे में विस्तार से। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह करोड़ों लोगों का निवास स्थान भी है। व्यापारिक दृष्टि से यहाँ हर दिन कई प्रकार के क्रय विक्रय संबंधित लेन देन किए जाते हैं, या यूं कहा जाए कि यह हमारी आम दिनचर्या का एक अहम हिस्सा भी है। इसमें यदि कोई व्यक्ति धन को देकर कुछ माल या सेवा लेता है और बाद में उसे धोखे का सामना करना पड़ जाए, तब वह अवश्य ही एक कमजोर खरीदार की श्रेणी में माना जाना चाहिए। ऐसे में उसके अधिकारों की रक्षा का दायित्व आता है राज्य पर, क्योंकि अब ग्राहक सरकार पर भी निर्भर हो गया है। अब बदलते आधुनिक दौर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 3 दशकों के बाद में निरस्त करते हुए नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को इसके स्थान पर लाया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के अनुसार डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी को भी इसकी सीमा में लाया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट व टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इत्यादि सेवाओं को भी इसमें शामिल करके उपभोक्ताओं के अधिकारों को अब अधिक व्यापक बनाया गया है। अब जानते हैं कि उपभोक्ता कौन है। अधिनियम की धारा 2 उपधारा 7 के अनुसार उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सामान या सेवा को लेता है या खरीदता है जिसका कि भुगतान किया गया है या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या अस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत ऐसे सामान या सेवाओं के लाभार्थी के अनुमोदन के साथ उपयोगकर्ता भी शामिल होता है। इस अधिनियम के तहत व्यक्ति कोई भी सामान खरीदता है और किसी भी सेवा को किराए पर लेता है या प्राप्त करता है में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या टेली शॉपिंग या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन को भी शामिल किया गया है। अब इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसे कि एक्स अपने निजी या पारिवारिक काम के लिए कोई स्कूटर खरीदता है। एक्स यहां पर एक उपभोक्ता है, या एक्स एक होटल में जाकर भोजन करता है और उस सेवा के बदले वह धन के रूप में प्रतिफल देता है। एक्स उपभोक्ता माना जाएगा। ऐसे ही मोटर सेल्स एंड सर्विस वर्सेस रेंजी सेबेस्टियन 1991 CPR 158 केरला के मामले में निर्णित किया गया है कि शिकायतकर्ता ने प्रतिफल के बदले एक हीरो होंडा मोटर बाइक बुक की थी, जिसे नियत तिथि पर डिलीवरी नहीं करके नजरअंदाज किया गया। कंज्यूमर फोरम के द्वारा डीलर को यह आदेश दिया गया कि जिस दिन मोटर बाइक बुक की गई थी उस दिन के बाजार मूल्य के अनुसार बाइक को डिलीवर किया जाए और साथ ही 500 रुपए की क्षतिपूर्ति या मुआवजा भी ग्राहक को दिलवाया जाए। अब जानते हैं कि अधिनियम में उन व्यक्तियों के विवरण के बारे में जो कि उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो लोग मुफ्त में सामान खरीदते हैं, जो लोग मुफ्त में सेवाओं का लाभ उठाते हैं, जो लोग पुनर्विक्रय रीसेल या किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए माल प्राप्त करते हैं, वे लोग जो किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए सेवाओं का लाभ उठाते हैं, सेवा की संविदा के तहत सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोग। अतः स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिफल देकर कोई माल या सेवा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उपयोग करता है, वह ही इस अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता माना जाएगा। परंतु जो व्यक्ति उस वस्तु या सेवा का प्रयोग अपने निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि अन्यथा करता है, वह इसमें शामिल नहीं माना जाएगा। अब जानते हैं उपभोक्ता के अधिकार के बारे में। यह बिल्कुल सही है कि जहां अधिकार है वहां उपचार भी है।
जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक उपचारात्मक विधि है, इसलिए धारा 2 उपधारा 9 में कुल 6 अधिकारों को वहां पर उपबंधित किया गया है, जिनके उल्लंघन पर ग्राहक द्वारा विक्रेता या निर्माता के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये अधिकार इस प्रकार है। पहला, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं के मार्केटिंग से बचाव का अधिकार। दूसरा, गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की कीमत के बारे में सूचित करने का अधिकार, जैसा भी मामला हो, ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। तीसरा, सुनिश्चित होने का अधिकार, जहां भी संभव हो प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं तक पहुंच। चौथा, सुनवाई का अधिकार और यह आश्वासन दिया जाना कि उपयुक्त मंचों पर उपभोक्ता के हितों पर उचित विचार किया जाएगा। पांचवा, अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के खिलाफ निवारण की मांग करने का अधिकार। तथा छठा, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। अब यह जानना भी आवश्यक होगा कि अब उपभोक्ताओं के फायदे के लिए 2019 अधिनियम में उनके हितों की रक्षा के दायरे बढ़ा दिए गए हैं, जिनमें की कुछ नई बातों को शामिल किया गया है। पहला, अनुचित व्यापार व्यवहार। इस अधिनियम 2019 की धारा 2 उपधारा 47 के अनुसार इसमें निम्नलिखित प्रथाएं भी शामिल की गई हैं। बिक्री के लिए नकली माल का निर्माण या पेशकश करना या सेवा प्रदान करने के लिए भ्रामक प्रथाओं को अपनाना। प्रदान की गई सेवाओं और बेची गई वस्तुओं के लिए उचित कैश मीमो या बिल जारी नहीं करना। दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने से इंकार करना और बिल में निर्धारित समय अवधि के भीतर या बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने पर 30 दिनों के भीतर वस्तु का मूल्य वापस प्रदान करना। उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट करना जो प्रचलित विधि के अनुसार न हो। उपभोक्ता ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने में सक्षम होगा और धोखाधड़ी वाले व्यापारों को भी रोकने में सहायक सिद्ध होगा। अब जानते हैं दूसरे उत्पाद की जिम्मेदारी के बारे में। यदि शिकायतकर्ता को किसी भी निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता के द्वारा दिए माल या सेवा से कोई नुकसान उठाना पड़ता है, तब वह उसके विरुद्ध प्रोडक्ट लायबिलिटी की कार्यवाही कर सकता है। जैसे कि उत्पाद निर्माता को अधिनियम की धारा 84 में उत्तरदायी ठहराया जाएगा यदि उत्पाद में विनिर्माण दोष है, डिजाइन में दोष है या वह विनिर्माण विनिर्देशों का पालन नहीं करता है और इसमें उचित उपयोग हेतु पर्याप्त निर्देश नहीं है। इसके अलावा धारा 85 यह उपबंध सेवा प्रदाता के विषय में है। यदि प्रदान की गई सेवा में कमी या वह अपर्याप्त चेतावनियों, आवश्यक निर्देशों, वारंटी या संविदा शर्तों के बिना है प्रदान की गई है, तब सेवा प्रदाता इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। तीसरा, झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक। 2019 के अधिनियम के अनुसार अब झूठे और कपटपूर्ण विज्ञापनों के माध्यम से व्यापार करने वालों के लिए भी सख्त दंड की व्यवस्था भी इसमें शामिल की गई है। अब जानते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण प्राधिकरण तथा उनके क्षेत्राधिकार के बारे में। उपभोक्ता अधिकारों के प्रवर्तन, भ्रामक या झूठे विज्ञापनों यानी कि एडवर्टाइजमेंट और अनुचित व्यापार प्रथाओं से जुड़े मामलों को विनियमित करने के लिए 2019 के एक्ट के अंतर्गत 3 स्तरीय प्राधिकरणों की व्यवस्था की गई है और जिनके आर्थिक क्षेत्राधिकार भी इस प्रकार है। जैसे कि पहला, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम, जिसमें कि 1 करोड़ रुपए से कम के मामले सुने जा सकेंगे। दूसरा, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिनमें कि 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम के मामले सुने जाएंगे। और तीसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसमें कि 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामले सुने जाएंगे। उपभोक्ता कानून के अंतर्गत इस प्रकार 3 क्षेत्राधिकारों का निर्माण व्यवस्था की गई है। उपरोक्त प्राधिकरण कंज्यूमर से अधिक या अस्पष्ट कीमत वसूलने, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार करने, जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करने और सेवा प्रदाता द्वारा दी गई दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के संबंध में शिकायतकर्ता को सुनेगा और निपटारा करेगा। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम को यह प्रतीत होता है कि विवाद को मध्यस्थता यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन द्वारा भी सुलझाया जा सकता है, तो वह पार्टीज को यानी कि पक्षकारों को उनकी सहमति से मध्यस्थता के लिए भी संदर्भित कर सकता है। अब जानते हैं कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे जानना भी आपका अधिकार है। एक उपभोक्ता अपनी शिकायत लिखित रूप से आयोग के समक्ष दर्ज करवा सकता है, परंतु 2019 के अधिनियम के आने के पश्चात अब उपभोक्ता शिकायत को ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकता है।
यह शिकायतकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके एजेंट द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसे कोर्ट फीस के साथ रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा जा सकता है। एक शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वहां दर्ज करवा सकता है जहां पर वह रहता है या काम करता है। पुराने एक्ट में पीड़ित केवल वही शिकायत दर्ज कर सकता था जहां की विरोधी पक्ष व्यापार करता है या रहता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शिकायत का शीघ्र निपटारा भी किया जाएगा। यदि वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता नहीं है तो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने में, और यदि वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है तो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 5 महीने में निर्णय देने का प्रयास किया जाएगा। आवश्यक यह भी है कि उपभोक्ता आयोग अर्धन्यायिक निकाय है जिन्हें व्यक्तियों को उचित राहत प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ऐसे में उपभोक्ता को वकील नियुक्त करने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं शिकायत दर्ज कराने और कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने के लिए भी स्वतंत्र है। इसे प्रक्रिया सरल व कम खर्चीली बनाने के लिए किया गया है। हालांकि यदि वह चाहे तो कानूनी सलाहकार की सहायता भी ले सकता है या वकील को भी अपना केस लड़ने के लिए नियुक्त कर सकता है। एक शिकायत के अंतर्गत पीड़ित द्वारा निम्नलिखित विवरण भी अपनी शिकायत में दिया जा सकता है, जैसे कि उसका नाम, पूरा विवरण और पता, जिस पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा रही है उसका नाम, विवरण और पता, शिकायत से संबंधित समय, स्थान और शिकायत से जुड़े अन्य तथ्य। इसके अलावा आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी संबंधित दस्तावेज। अब जानते हैं शिकायत दर्ज कराने की सीमा और अपील संबंधी प्रावधानों के बारे में। वाद हेतु यानी कि कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होने की तिथि से 2 साल के भीतर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अर्थात उस दिन से 2 साल जब प्रथम बार कंज्यूमर को सेवा में कमी या माल में खराबी का ज्ञान हुआ था। इसके अलावा जिला आयोग द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट पक्षकार या शिकायतकर्ता द्वारा अपील किसी तथ्य या विधि के बिंदु पर राज्य आयोग में 45 दिनों के भीतर की जा सकती है, तथा राज्य आयोग के फैसले से असंतुष्ट पक्षकार या व्यक्ति ऐसे आदेश की अपील 30 दिन के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग में चुनौती दे सकता है। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी उपभोक्ता कानून को लेकर। यह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।